हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि यह प्रथम वर्ष का विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा के सभी इकाइयों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का इकलौता वीडियो होने वाला है। यानी इस एक वीडियो को देखकर आप अपना बहुत सारा कीमती समय बचा सकते हो, क्योंकि सभी इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर एक ही जगह पर एक ही वीडियो में, इस शॉर्ट वीडियो में पढ़कर आप पूरे अंक पा सकते हो। बढ़िया से तैयारी हो जाएगी ताकि आप अपना बचा हुआ कीमती समय प्रश्न उत्तर पढ़ने में लगा सको। तो चलिए वीडियो एंड तक देखना, इस एक वीडियो को देखकर सब रट जाएंगे, याद हो जाएगा, कुछ और देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें अगर पहले इकाई की एमसीक्यू की, तो ये देखिए शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, सवाल पूछा है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है भाई? शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालय शिक्षा। यानी लोगों को शिक्षा का मतलब लगता है स्कूल जाना, एजुकेशन लेना, यही उसका संकुचित अर्थ है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है भाई। यह द्विमुखी किसके बीच होती है? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। मैं सिखाऊंगा, आप सीखेंगे, तो हो गया शिक्षा। आप सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा, तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है? यहां इतने जो ऑप्शन दिए, में से शिक्षा क्या नहीं है? शिक्षा परोक्ष लाभ नहीं है, प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, मानव संसाधन विकास नहीं है, पूंजी निवेश नहीं है। क्या नहीं है? तो इसमें से भाई पूंजी निवेश नहीं है। शिक्षा जो है पूंजी निवेश नहीं है। शिक्षा से आपको ऐसा लाभ भी होगा जो दिखता नहीं है, ऐसा लाभ होगा जो दिखेगा, प्रत्यक्ष होगा। और शिक्षा से मानव संसाधन का विकास होगा, यानी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा। यानी हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो इंसान हैं, मानव हैं, हमारा और विकास होगा और अच्छे बनेंगे। शिक्षा और समाज का संबंध कैसा है? दोनों का घनिष्ठ संबंध है। इसको तो रट लो, शिक्षा और समाज का संबंध कैसा है? घनिष्ठ संबंध है। कई जगह पर यह आता है, ध्यान रखना। शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। या आप किसी उत्तर को लिखने में भी इस लाइन को छाप देना, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। जब भी शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई सवाल आएगा, समाज से जुड़ा हुआ कोई सवाल आएगा, तो छाप देना। और वैसे समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का पूरा गेस्ट पेपर क्वेश्चन भी बनाया है। मतलब हर इकाई से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनसे मिलते जुलते घुमा फिरा के सवाल कैसे पूछ सकता है, इसके पूरे लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है गेस्ट पेपर क्वेश्चन की, तो वो भी आप जरूर देखना, प्लेलिस्ट चेक करना। फिर बात करें अगला, तो आधुनिक भारतीय समाज की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है? तो आधुनिक भारतीय समाज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो भाई योग्यता के आधार पर समाज में मान्यता देना। योग्यता के आधार पर ही हमारे आधुनिक समाज में मान्यता दी जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मिलती थी, अब नहीं, अब योग्यता के आधार पर मिलती है हमारे समाज में। फिर वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या है? वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? समाज की बदलती परिस्थितियों का समाधान करना। समाज में जो दिन रात नई नई प्रॉब्लम्स आ रही, नई नई परिस्थितियां हो रही हैं, उनको सॉल्व करना, उनको सुधारना, यही शिक्षा का कार्य हो गया। आगे देखिए, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा स्पेंसर जी ने दी है। सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विकास है, परिभाषा स्पेंसर जी की है। विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? उनका शिक्षा में पीछे रह जाना। क्योंकि शिक्षा रहेगी तो अपने आप धन अर्जित कर लेंगे, शिक्षा रहेगी तो अपने आप तकनीक हासिल कर लेंगे, शिक्षा रहेगी तो साधनों की कमी भी नहीं होने देंगे। पर शिक्षा ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। देख लो पाकिस्तान को, नालायक, सारा ध्यान आतंकवाद बनने पे, टेररिस्ट पे, भारत से लड़ने में, कश्मीर छीनने में लगा है, और हमने अपना ध्यान शिक्षा में लगाया। आज हम चांद तक, मार्स तक पहुंच गए हैं भाई, और पाकिस्तान वही रह गया। विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण फिर शिक्षा में कमी, ध्यान रखिएगा। शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो होती है समाज में होती है। शिक्षा देने में किसी पहाड़ पर जाके अकेले नहीं पढ़ाऊंगा खुद को। शिक्षा देने के लिए मुझे बच्चे ही चाहिए, समाज ही चाहिए, है ना? तो समाज से ही मिलकर बनता है। और पढ़ने के लिए भी उनको समाज में आना पड़ेगा। टीचर उनको पहाड़ में नहीं मिल जाएगा, रेगिस्तान में नहीं। तो शिक्षा का आदान प्रदान समाज में ही होता है, ध्यान रखेंगे। सही उत्तर क्या होगा? समाज में। अगला, भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? भाई भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे ज्यादा योगदान पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन का रहा है। यानी ये अंग्रेजी शिक्षा का ज्यादा योगदान रहा है हमारे समाज को बदलने में। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का। किसका कथन? मैकाइवर पेज। मैकाइवर पेज ने कहा कि सामाजिक संबंधों का एक जाल ही हमारा क्या है? समाज है। यह मैकाइवर पेज ने कहा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सीधा रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। रिक्त स्थान, खाली स्थान कौन कौन से हैं? रिक्त स्थान के सवाल देखते हैं। शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या है? शिक्षा की प्रथम पाठशाला जो है परिवार है। फैमिली में ही आप सीखते हो भाई। शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार कहलाएगा। दूसरा, भारत में शिक्षा प्रकार आजकल भाई क्या हो, किस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, किस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं? तो आर्थिक विकास पर, है ना। भारत में शिक्षा ऐसी है जिसमें आप ज्यादा पैसा कमा सको शिक्षा हासिल करके। शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है? शिक्षा का औपचारिक साधन विद्यालय है। विद्यालय से शिक्षा हासिल की जाती है, फॉर्मल सोर्स। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। शिक्षा जब भी दो तो बालक को ध्यान में रखो, क्योंकि भाई सिखाना भी बालक को है, सीखना भी बालक को ही है, याद रखिएगा। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए हमेशा। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों को प्रकाशित करती है। यानी शिक्षा में आप बच्चे के अंदर कोई गुण डाल नहीं रहे, बच्चे के अंदर जो गुण पहले से उनको और निखार रहे हैं, बाहर ला रहे हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा फ्राबेल ने दी थी। किसने दी
है भाई? फ्राबेल, ध्यान रखिएगा, फ्राबेल के विचार बड़े फेमस हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। पहला प्रश्न, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-67 के अध्यक्ष कौन थे? उस समय के जो अध्यक्ष थे प्रो DS कोठारी, इन्हीं के नाम पे कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग बना था। इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं या फिर कोठारी कमीशन भी बोलते हैं, कोठारी आयोग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर दूसरा, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता समिति की स्थापना कब की गई? तो इस परामर्शदाता समिति की स्थापना की गई थी 1951 में। कब? 1951 में। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा को सर्वाधिक सराहनीय और अग्रणी कार्यकर्ता कौन थे? ठीक है, स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में शिक्षा को बहुत अच्छे से बढ़ाने चढ़ाने वाले लोग कौन थे? उसमें से एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, ये फ्रीडम फाइटर थे। फिर स्वतंत्रता के बाद ये हो गया। फिर जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, यह कथन किसका है भाई? ये कथन लॉक जी का है। किसका? लॉक। लॉक यानी ताला नहीं भाई, इनका नाम ही लॉक है। ठीक है, सरनेम। तो लॉक ने ही कहा कि जीवन ही शिक्षा है, शिक्षा ही जीवन है। अगला, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? शिक्षा जो है वो नैतिक चरित्र का विकास करती है, यह कथन किसने कहा भाई? ये कहा है हर्बर्ट जी की। किसने कहा? ये हर्बर्ट जी की कथन है। औपचारिक शिक्षा किस समूह के बालक बालिकाओं को प्रदान की जाती है, ना किस एज ग्रुप को? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है। राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है शिक्षक को। हम ये तो भाई नेशन बिल्डर्स, शिक्षक को ही राष्ट्र का निर्माता कहते हैं और राष्ट्र का निर्माता ही आज गर्त में है। शिक्षक कोई नहीं पूछ रहा है। शिक्षक को भाई पढ़ाई तो करवाई जा रही है, चुनाव में ड्यूटी लगवाई जाती है, सर्वे में ड्यूटी लगवाई जाती है, ये मेंटेन करो, वो फाइल बनाओ, ये फाइल बनवाओ। शिक्षक को शिक्षक नहीं रहने दिया गया, उसको फैसिलिटेटर ज्यादा बना रखा है, कोई भी काम निकलवा लो। ठीक है। प्रकृतिवाद का जन्मदाता कौन है? प्रकृतिवाद का जन्मदाता रूसो है। इन्होंने नेचुरलिज्म के पर बात की है, प्रकृतिवाद पे बात की है। फिर शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है भाई? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू का है। ठीक। अगला, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या है? इनका हिसाब से शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, यानी शिक्षा जो है मानव का पूर्ण विकास करना चाहिए, वही शिक्षा कहलाएगी। ऐसा किसका मानना है? ऐसा हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी का मानना है। आगे बढ़े, अगली इकाई पर पहुंचे तो भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में देखना, संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या होती है? संस्कृति की मुख्य विशेषता है कि कक्षा कक्ष का वातावरण और शिक्षक का व्यवहार, ये दोनों हमारे कक्षा संस्कृति का मुख्य व्यवहार है, मुख्य विशेषता है, मुख्य बातें हैं। मतलब आपका जो कक्षा रहेगा, कक्षा की संस्कृति होगी, इसमें दो चीज चाहिए, एक तो कक्षा कक्ष का वातावरण और दूसरा शिक्षक का बढ़िया व्यवहार। दूसरा, क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्तिगत खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह क्रिया में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। यह परिभाषा किसने दी भाई? यह मेक ग्रेंथी ने दी है। यह परिभाषा किसने दी है? मेक ग्रेंथी ने दी है। हॉर्लेड एवं एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपानों का वर्णन किया है? तो इन्होंने 7 सोपानों का वर्णन किया। हॉर्लैंड और एंडरसन ने 7 सोपानों का वर्णन किया है, ये ध्यान में रखना। जब एक विषय का सीखना ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयुक्त होता है, यानी एक कंडीशन में सीखे हुआ नॉलेज दूसरे कंडीशन में काम आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। उसे क्या कहा जाएगा? धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहा जाएगा। अगला देखिए, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यह किसका विचार है? व्यक्तित्व जो होता है, हमारा जो नेचर होता है, वो गुणों का समन्वित रूप है। यह विचार किसका है? गिलफोर्ड जी का। पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये, दूसरे विषय में भी। ठीक। अगला देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन समस्त शारीरिक यंत्रों को वो आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ साथ अद्वितीय समाजीय निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? ऑलपोर्ट का। ध्यान रखेंगे, कथन फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, नेचर, व्यक्ति में उन समस्त, जो व्यक्तित्व होता है किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति के अंदर उन समस्त शारीरिक यंत्रों का आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय समाजन, आसपास रहने के साथ आसपास के वातावरण का गुण हमारे अंदर जो आ जाता है, उस गुण को ही हम क्या बोल रहे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं? व्यक्तित्व बोल रहे हैं, उसे नेचर बोल रहे हैं। तो ये आलपोर्ट ने कहा है। अगला देखिए, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण जो है वो हमारे व्यक्तित्व मापन का सबसे बढ़िया मेथड है, ट्रायल जिसे हम कह सकते हैं। प्रक्षेपण जो होता है वो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि होती है। अगला, अनुशासन के दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुशासन के दार्शनिक सिद्धांत की बात करूं तो वो दमनात्मक होता है। कौन सा है वो? दमनात्मक। अगला देखेंगे, शिक्षण सिद्धांत में निहित क्या है? शिक्षण सिद्धांत में शिक्षक का व्यवहार आता है, सही है। शिक्षण का प्रभाव और छात्र का व्यवहार, ये सब आएगा, तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो शिक्षण सिद्धांत में सारे के सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये हो गया भाई वस्तुनिष्ठ। आगे बढ़े, अब बात करेंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की। तो शिक्षा और समाज का कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध। पहले ही बोला था मैंने, रट लेना भाई, ये तो बार बार आता है। शिक्षण और समाज, शिक्षा और समाज का कैसा संबंध है? तो घनिष्ठ संबंध है। ठीक। आगे बढ़े, पाश्चात्य देशों की बहुमुखी प्रगति का मुख्य कारक भाई क्या है? उनका मुख्य कारक शिक्षा ही है। पाश्चात्य देश यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो इतनी डेवलप हो गई हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी बहुत ध्यान दिया।
फिर उसके बाद देखिए भारतीय समाज के विकास को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, तो भारतीय समाज को 4 भाग में विभक्त किया जा सकता है, 4 भाग में भारतीय समाज के विकास को बांट सकते हैं। आर्थिक विकास की विशेषता क्या है? आर्थिक विकास की विशेषता है कि निरंतर परिवर्तन प्रक्रिया है। आर्थिक विकास की विशेषता है कि आर्थिक विकास निरंतर बदलते रहता है और पैसा कमाते रहते हैं, कभी कभी पैसा घट भी जाता है, कभी कभी कमाते भी रहते हैं, ठीक। फिर सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई सामाजिक परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आपको 3 प्रकार के दिखेंगे। स्तरीकरण का आधार क्या है? लेवलाइजेशन। स्तरीकरण का आधार क्या है? हमारा समाज ही स्तरीकरण का आधार है, यानी समाज से ही हमारा स्तर डिसाइड होता है, हम किस स्तर के हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। तो स्तरीकरण का आधार समाज है। सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। यह कथन किसने कहा? तो ये रेमंड मूरे ने कहा। किसने कहा भाई? रेमंड। तो ये कहा है रेमंड मूरे ने, ध्यान रखेंगे, रेमंड मूरे ने कहा। सर्व शिक्षा अभियान कब से प्रारंभ हुआ? तो सन 1998 से, 1998 से। जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान जो है 1998 से प्रारंभ हुआ। भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा का रहा है। हमने इसके पहले भी पढ़ा था एमसीक्यूज में। अगला देखिए, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया कैसी है? समाज में ही संभव है, समाज में शिक्षा हो सकती है, ये भी हमने इसके पहले पढ़ा था। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर पर। एक वाक्य में उत्तर देना है, उसकी बात करते भाई। एक वाक्य में उत्तर की बात करें। पहला, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? सृजनात्मक का अर्थ होता है क्रिएटिव होना, सृजन अथवा रचना संबंधी योग्यता। दूसरा, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार किसका है? फ्रायड जी का। फ्रायड जी ने कहा 2 ही प्रकार की प्रवृत्ति होती है, नेचर में 2 ही चीजें सत्य हैं, क्या? या तो जीवन और या तो मरण, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अगला, जो एक व्यक्ति का अधिकार है वह दूसरे व्यक्ति का क्या है? वह दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है, मतलब उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, मेरी ड्यूटी है, मुझे मेरे अधिकार मिले और सामने वाले की ड्यूटी है। तो एक व्यक्ति का अधिकार है वह दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब प्रारंभ हुई? यानी हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है कब स्टार्ट हुई? तो 1968 में। कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन तभी बना था ना, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से। तो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई। अब देखिए, रोल ऑफ सेकेंडरी टीचर ए सोशियोलॉजिकल सर्वे, है ना, रोल ऑफ सेकेंडरी टीचर ए सोशियोलॉजिकल सर्वे। यह रचना किसकी है? किताब किसने लिखी? यह किताब लिखी थी भाई हमारे डॉक्टर बीबी शाह ने। किसने लिखी? डॉक्टर बीबी शाह। डॉक्टर बीबी शाह ने लिखा कि रोल ऑफ सेकेंडरी टीचर ए सोशियोलॉजिकल सर्वे, उनकी ही रचना है। आगे देखिए, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यह विचार किसका है? गिलफोर्ड का। किसका विकास है? गिलफोर्ड का। इसके पहले भी पढ़ा था हमने। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण से ही व्यक्तित्व मापा जा सकता है, यह भी हमने इसके पहले पढ़ा था। तो यही मापन विधि है सबसे बढ़िया। अगली इकाई देखिए, मध्य प्रदेश का राज्य शिक्षा केंद्र कहाँ है? भोपाल। माशिम माध्यमिक शिक्षा मंडल। मध्य प्रदेश का जो राज्य शिक्षा केंद्र है कहां पर है भाई? भोपाल में, हम सब जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आधुनिक भारत में भावनात्मक एकता का उदय कब हुआ? आधुनिक भारत में भावनात्मक एकता, यानी कि इमोशनली लोग सब कब एक साथ जुड़े? तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के काल में, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, यानी आजादी से लड़ाई के दौरान ही समझ में आया कि हम सबको एक होकर लड़ना चाहिए। हमारे देश में वो एकता तभी आई। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता, यानी प्राथमिक शिक्षा हर तरफ से मिले, हर तरफ फील्ड, हर फील्ड में रहे। इसका मतलब क्या है कि सार्वभौतिक धारणा हो, सार्वभौमिक नामांकन हो, विद्यालय की सार्वभौमिक व्यवस्था हो। तो ये उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला देखिए, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? भाई यह सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने बताया था कि हमारे यहाँ जिले में शिक्षा प्रशिक्षण संस्था होना चाहिए, हर जिले में, जिसे डाइट भी कहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाला, DIT डाइट। आगे बढ़ेंगे, शिक्षक शिक्षा के मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? NCT। हमारे देश में टीचर की क्वालिटी बने रहे, टीचर के एग्जामिनेशन कैसे होंगे, शिक्षक बनने के नियम कानून क्या होंगे, पात्रता क्या होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? NCT ही, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, ऐसा कुछ है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो NCT ही जो है हमारे यहाँ टीचर्स एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ऐसा फुल फॉर्म शायद। तो यही लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, यही लोग डिसाइड करते हैं देश में शिक्षक किस गुणवत्ता के होंगे, कैसे टीचर बनेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा किसी भी सरकारी शिक्षक भर्ती में बैठने का, ये सब। भारतीयों ने अपने स्वतंत्र संविधान का निर्माण करने का अवसर किस सन में प्राप्त किया? यानी हमारा जो संविधान बनेगा, वो संविधान बनाने की जो हमको छूट मिली वो कौन से सन में मिली? तो वो मिली हमें सन 1949 में, है ना। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को हमने लागू भी कर दिया था। फिर लोकतंत्र शासन का वह रूप है
यहां से लोकतंत्र के सवाल, संविधान के सवाल आते हैं इस इकाई से, ध्यान रखना। इस इकाई के गेस्ट क्वेश्चंस मैंने बना के वीडियो भी अपलोड की होगी, वो भी आप जरूर देखना। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वो वीडियो भी आपको दिख जाएगी चैनल पर, ठीक है। तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ही लोकतंत्र के ऊपर एक कमेंट किया था, लोकतंत्र क्या है, कैसा है, किसके लिए है। फिर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, ठीक। आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं हम अपने रिक्त स्थान की ओर। तो यहां पर देखिए भाई, शिक्षा का परंपरागत पाठ्यक्रम वर्तमान समय में प्रगति में सहायक है, यानी हेल्प करता है। फिर पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाए जाने वाले विषय पूर्णतः निश्चित हो जाते हैं। सिलेबस के आधार पर पढ़ाओगे तो सब फिक्स है, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ा सकते। फिर पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाया जाना विषय पहले से निश्चित होते हैं। पाठ्य सूची शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है ना। पाठ्य सूची यानी कि करिकुलम, इसकी जो उत्पत्ति है क्यूरेरे, लैटिन भाषा क्यूरेरे, करिकुलम का क्यूरेरे शब्द से आया है। फिर भारत में जाति का आधार क्या है? जन्म है, जन्म से आपकी जाति फिक्स हो जाती है, आपके पिता की जाति आपको मिल जाती है, ठीक। तो भारत में जाति का आधार क्या है? जन्म है। जनपद स्तर पर प्रारंभिक राष्ट्रीय बालिका शिक्षक परियोजना का अध्यक्ष कहाँ होता है भाई? जिला समन्वयक होता है। जो जिला का समन्वयक होता है वही हमारे जनपद स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना का अध्यक्ष होता है, वो भी उसका हेड भी वही, उसी व्यक्ति को बनाया जाता है। क्लियर, ये हो गया। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर परिवर्तन किस प्रकार की क्रिया है, यहाँ पूछा है। परिवर्तन भाई प्रगति वाले प्रकार की क्रिया है। फिर आगे इसमें प्रगति वाली, ठीक। आगे बढ़ेंगे, वैज्ञानिक और तकनीक विकास में अभी आप देखोगे 6 नंबर का, तो 6 नंबर पे क्या दिया? प्राकृतिक। परिवर्तन जो है कैसी क्रिया है? प्राकृतिक प्रकार की क्रिया है। 7वां नंबर देखिए, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? भाई टेक्नोलॉजी बढ़ती है, साइंटिफिक चीजें बढ़ती है, किस वजह से? एजुकेशन की वजह से, यानी शिक्षा, शिक्षा का ही बड़ा इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई संविधान सभा के अध्यक्ष जो हमारे थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, ये आप देखेंगे। फिर पाठ्यक्रम निर्माण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? शिक्षक। भाई सिलेबस तो, करिकुलम सिलेबस जो बनाना चाहिए वो टीचर को ही बनाना चाहिए, पढ़ाना मुझे ही है, ढंग से बच्चों को समझाना मुझे ही है, तो मैं ही डिसाइड करना चाहिए ना सिलेबस कैसा हो, नहीं तो पता चला नेता डिसाइड कर रहे क्या सिलेबस है, तो ये सही नहीं है, ठीक। फिर पाठ्यक्रम की सर्वाधिक आवश्यकता किसको पड़ती है? छात्रों की। सिलेबस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब डिसाइड होता है, तो ये सब छात्र को ही चाहिए। तो पाठ्यक्रम की सर्वाधिक आवश्यकता किसे होती है? तो छात्र को ही होती है। अगला देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। अब ये देखेंगे यहाँ पर दिया है 26 नवंबर 1949। भाई ये बनकर तैयार हुआ था, याद रखिए 26 जनवरी 1949 को, ये सही नहीं है, बनकर तैयार हुआ था। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? किस अमेंडमेंट, किस संशोधन से हमारे नागरिकों के कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जिसे कहते हैं, यानी हम भारत के लोग भारत के लिए क्या करेंगे, किस संशोधन के द्वारा? तो ये 42वें संशोधन में, 42nd अमेंडमेंट, 42वें संशोधन में ये ऐड किया गया, संविधान में ये जोड़ा गया कि भारत में रहने वाले लोगों का कुछ कर्तव्य होगा भारत के प्रति, ठीक। जैसे राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, जरूरत पड़ने पर देश की सेवा करना, देश की एकता बनाए रखना, इस तरह की ड्यूटीज, इस तरह के हमारे कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे कि हम लोग भी कुछ करेंगे देश के लिए। फिर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बहुत आसान, बार बार रटे जा रहे हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है, पहले ही पढ़ लिया हमने ये। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए? टोटल 6 अधिकार दिए गए भाई, 6। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भाई ऐसे कुल 6 आपको फंडामेंटल राइट, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जन शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक भाई निःशुल्क शिक्षा रहती है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। ये हमारे जन शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है ये? चलो तो आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए अगली इकाई का, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा कितने वर्षों में की जाएगी? 5 साल में, यानी हर 5 साल में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी उसको फिर से समझा जाएगा, देखा जाएगा, सुधारा जाएगा। 7वीं योजना में शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत है? 6%। हमारे देश में जितना भी पैसा आता है उस पूरे पैसे में से 6% पैसा हम एजुकेशन पे खर्च कर सकते थे, खर्च करते ही थे। ये 7वीं परियोजना में था, यानी 7th ईयर प्लान जो था हमारा, ठीक। भारतीय संविधान का मुख्य तत्व कौन सा है? भाई भारतीय संविधान में प्रजातंत्र है, न्याय समानता,
इक्वालिटी एंड जस्टिस है, धर्मनिरपेक्षता है ना, सेकुलरिज्म है, बिल्कुल है। तो ये सभी, सही उत्तर क्या होगा? सभी। हमारे संविधान में सारे मेन तत्व हैं। ठीक। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा संविधान में कौन से प्रावधान में है? 21। याद रखिए, संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा है कि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, है ना, 21 धारा में है, ये धारा 38(1) में है। यानी जो सरकार द्वारा जो भी स्कूल सरकार से पैसा लेती है, सरकार के पैसे पर चलती है, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स, वो कभी भी किसी धर्म के हिसाब से शिक्षा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकार का पैसा है, तो सरकार किसी एक धर्म का नहीं, सारे धर्मों को लेकर चलती है, या फिर किसी धर्म को नहीं लेती है। तो ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो पता चला गवर्नमेंट स्कूल है, आप वहां पे मुस्लिम एजुकेशन दे रहे, वहां आप चर्च वाला, क्रिश्चियन वाला एजुकेशन दे रहे, वहां पे आप बौद्ध एजुकेशन दे रहे, नहीं, ये सब आप नहीं दे सकते, याद रखिएगा, क्योंकि वो स्कूल सरकारी स्कूल है, तो वहां आपको धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है। आगे देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? द्विमुखी, गतिशील, त्रिमुखी। भाई उपरोक्त तो सभी शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप इन सब टाइप का होता है। किसने शिक्षा की प्रकृति को मानवता से संबंधित माना है? किसने माना कि शिक्षा जो है, शिक्षा की प्रकृति मानवता से जुड़ी हुई है? ये महात्मा गांधी ने माना। भाई महात्मा गांधी ने माना कि मानवता ही शिक्षा का मेन क्या कह सकते हैं, एक उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य क्या है? भाई शिक्षा का व्यक्तित्व, उसके उद्देश्य आत्मविभक्ति का उद्देश्य और आत्मानुभूति, यानी स्वयं की अनुभूति भी होनी चाहिए और स्वयं की अभिव्यक्ति, स्वयं को प्रकट करना भी होना चाहिए। तो अगर ये दो काम आ गया तो ये शिक्षा है। तो यही उत्तर होगा, स, अ व ब दोनों। सही उत्तर क्या होगा? अ व ब दोनों। फिर वैदिक शिक्षा के अंतर्गत 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाला छात्र क्या कहलाता था? वसु, है ना। भाई पहले जो वैदिक शिक्षा होती थी उसमें 16 साल तक शिक्षा लेना, 10 साल तक शिक्षा लेना, 24 साल तक शिक्षा लेना, ऐसे इतने सालों तक एजुकेशन लेने व्यक्ति को अलग अलग नाम देते थे। तो जो 24 वर्ष तक अध्ययन करता था, पढ़ाई करता था, उसको वसु बोलते थे। क्या बोलते थे? वसु। जैसे हमारा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, 18 साल में, उसके बाद 22-23 में ग्रेजुएट हो जाएंगे, 24 साल तक आते थे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो वैसे ये वसु बोलते थे। किस समिति ने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम, किस समिति ने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों का समावेश करने की स्तुति की थी? तो हर्टांग समिति ने। जी हाँ, हर्टांग समिति ने कहा था कि हाई स्कूल में, यानी 10वीं तक के स्कूल में भी बच्चों को औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, यानी उनको भाई कम से कम इंडस्ट्रियल नॉलेज और बिजनेस वाला नॉलेज तो 10वीं में भी होना चाहिए, जो सही बात थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना, नियुक्ति कब की गई थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति सन 1952 में की गई थी। ठीक है, मिडिल वाला जो एजुकेशन होता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 1951 में, सॉरी माफ कीजिए 1952 में, 1952 में। कब की गई थी? 1952 में। यहां देखा जाए, अगर रिक्त स्थानों की बात कर ले भाई, रिक्त स्थान की, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। अगला, मध्यकालीन शिक्षा किससे प्रभावित है भाई? इस्लाम धर्म से। मध्यकालीन शिक्षा प्रभावित थी इस्लाम धर्म से। फिर भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति बोर्ड की स्थापना 1935 में हुई। ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने ही स्टार्ट किया, सभी जानते हैं। भारत में पहला विश्वविद्यालय कब खुला? तो भाई कोलकाता में। फर्स्ट जो वहां पर कॉलेज खुला था वो कोलकाता में खुला गया था। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप आध्यात्मिक था, यानी उसमें अध्यात्म पे ज्यादा जोर दिया जाता था वैदिक काल में। उपनयन शिक्षा संस्कार कब होती है? तो भाई ये मौखिक, ये किस पे होती है? वैदिक काल में होती थी। ठीक, उपनयन शिक्षा जो होती थी वो कब होती थी? वैदिक इसमें। और पहले की जो शिक्षा हुआ करती थी वैदिक काल की शिक्षा, वो अधिकतर मौखिक ही हुआ करती थी, ये भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की तरफ। तो नंबर 1, चार्ल्स वुड का शिक्षा घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, शिक्षा घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड ने जो शिक्षा घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, या उनका जो घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, कौन से समय में प्रकाशित हुआ? तो 1854। ध्यान रखें कब? 1854 में। फिर मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी थी, कौन सी भाषा थी? तो फारसी, क्योंकि इस्लाम धर्म का था, तो फारसी भाषा में ज्यादा सिखाया जाता था। फिर बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा में। बौद्ध काल में पाली भाषा में ज्यादा चलता था। वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार कौन कौन से थे? वेद, भाई वेद में ही वैदिक शिक्षा, चारों वेद पढ़ाए जाते थे, तो चारों वेद को जो ज्ञाता होता था उसको चतुर्वेद बोलते थे, चतुर्वेदी। फिर प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे भाई गांव से दूर, क्योंकि शांत वातावरण में, पेड़ पौधों के बीच, जंगलों के बीच। आपने महाभारत में, रामायण में देखा होगा, ऋषि मुनि लोग पेड़ों के नीचे जंगल में कुटिया बना के वहां बच्चों को एजुकेशन देते थे, गांव से दूर, ताकि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, घर वालों की याद ना आए भी तो कुछ कर ना पाए, है ना, ये चीजें।
फिर प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत। हमारे यहाँ प्राचीन काल में संस्कृत ही चलती थी, हमको पता है सबको। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है? आपने देखा होगा रामायण, अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा रामायण महाभारत, तो जो भी राजकुमार होते थे रामायण में या महाभारत में, वो लोग राजा के बच्चे भी पहले क्या करते थे, सारे अपने वस्त्र, वो राजा वाले वस्त्र त्याग करके सादे वस्त्र पहनते थे, धोती। फिर उनका मुंडन किया जाता था, चोटी रखी जाती थी, जनेऊ पहनते थे, फिर शिक्षा लेने ग्रहण करने आश्रम में जाते थे, सादा जीवन जीते थे। तो ये उपनयन संस्कार होता है, ये होता है, ठीक है। एजुकेशन से पहले, शिक्षा स्टार्ट होने से पहले, स्कूल में एडमिशन होने से पहले ये जो है होता था, इसे उपनयन संस्कार कहते थे। क्लियर है? तो भाई ये हो गया आपका इस इकाई का। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा अपना अगले इकाई को। तो अगले इकाई का यहां पर देखिए आप, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों तथा मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है बोगार्ट्स का। किसने कहा? ये बोगार्ट्स जी ने। फिर बालक के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो विद्यालय की। सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका बालक के समाजीकरण में विद्यालय की होती है, सब कुछ वहीं सीखता है वो। परिवर्तन किस चीज का नियम है? प्रकृति का। परिवर्तन ही संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, हमने पहले भी सुना होगा इसको। समाज द्वारा व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा नियम लागू करने हेतु तथा उन्हें अपनाए जाने हेतु दबाव का जो प्रतिमान उपयोग में लाया जाता है वो सामाजिक नियंत्रण है। ये किसने कहा? ये आगबर्न तथा निमकॉफ ने कहा। रट लेना, याद रखना, चांसेस कम आने के पर रख लो। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण से आशय उन शक्तियों से जिनका प्रयोग कर समाज व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। यह कथन किसका है? रॉस जी का। यह कथन किसका भाई? रॉस। तो रॉस ने ही इसके बारे में कहा। अगले देखिए छठवां, सामाजिक परिवर्तन का अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है और गुणात्मक तथ्यों की माप न हो सकने के कारण इसकी जटिलता भी अधिक बढ़ जाती है। यह परिभाषा किसने दी? मैकाइवर पेज, ध्यान रखेंगे। शिक्षक अपने संतुलित व्यक्ति द्वारा प्रभावित करता है किसको? समाज को। भाई शिक्षक का जैसा व्यवहार होगा वो वैसा अपने छात्र को बनाएगा। छात्र बनने हर कोई स्कूल आता है, तो छात्र वैसे अगर हो गए तो पूरा समाज ही वैसा हो जाएगा। तो शिक्षक जो है समाज को अपने व्यवहार से पूरी तरह से प्रभावित करता है। आधुनिकीकरण का किस भाषा के मॉडर्नाइजेशन का हिंदी रूप है? अंग्रेजी भाषा। आधुनिकीकरण का जो अंग्रेजी शब्द है मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का हिंदी में होता है क्या? आधुनिकीकरण। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, आगे संस्कृति किन तत्वों का संग्रह? संस्कृति जो है मानव द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का ही संग्रह है। बात करें यहां पर रिक्त स्थानों की। चलो आखिरी यूनिट है वैसे तो ये, तो आखिरी यूनिट की इस रिक्त स्थानों की बात कर ही लेते हैं आखिरकार। शिक्षक को सामाजिक मधुर संबंधों द्वारा क्या करना चाहिए? समाज में विश्वास अर्जित करना चाहिए। शिक्षक हंसमुख रहेगा, अच्छा खासा रहेगा तो वो समाज का विश्वास जीत पाएगा। दूसरा, प्राचीन शिक्षा पद्धति व नवीन शिक्षा पद्धति में एक प्रमुख अंतर किस चीज का है भाई? वो प्रमुख अंतर जो है उत्तरदायित्व की भावना को लेकर है। अब टीचर सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखता है और पहले पढ़ाने से लेकर बच्चों के व्यवहार सब चीज का ध्यान टीचर ही रखता था। गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसे बताया? गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण को बताया ना। चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। शिक्षा का मतलब एक सही चरित्र का निर्माण करना, पैसा कमाना नहीं। फिर यदि समाज का रूप परिवर्तित, यदि क्या हो? समाज का रूप परिवर्तित हो, यदि समाज का रूप परिवर्तित हो जाता है तो शिक्षा का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। बेरोजगारी का उन्मूलन केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बेरोजगारी का उन्मूलन जो है वो शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। हम बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को शिक्षा के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देना क्या है भाई? ये अध्यापक का ही कार्य है। अध्यापक का परंपरागत, पहले विषय का ज्ञान दो फिर और उसके बारे में समझाओ, ये तो शिक्षक का काम है। आप सिर्फ एजुकेशन दोगे, आप सिर्फ ये पढ़ाओगे ना, सिलेबस किताब का नॉलेज दोगे तो आप अध्यापक बन के रह जाओगे, शिक्षक नहीं बन सकते, याद रखिएगा। फिर देखिए, भारतीय समाज के विषय में, भारतीय समाज के विकास में कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? भारतीय समाज के विकास को कितने भाग में बांट सकते हैं? तो भाई अब 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ है? तो भारतीय समाज में कुल 4 पुरुषार्थ है। कितने पुरुषार्थ है भाई? 4। ठीक। अगला देखिए, भारतीय जन्म से 25 वर्ष तक का समय क्या कहलाता है? भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ है? 4। भारत के विकास को कितने भाग में बांटेंगे? 4। और जन्म से 25 वर्ष तक का जो समय कहलाता है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी इतने समय तक आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करो, शादी विवाह मत करो, दूर रहो सब चीजों से, ठीक है, और पढ़ाई करो। आर्थिक समानता का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता का उद्देश्य है भूमंडलीकरण करना। क्या करना? भूमंडलीकरण करना। समेकित शिक्षा योजना किसके लिए लागू की गई है? समेकित, ये जो समेकित शिक्षा योजना जो है ये इलिटरेट पीपल यानी जो असाक्षर निरक्षर लोग हैं, जिनको कुछ पढ़ना नहीं आता उनके लिए है। सामाजिक परिवर्तन के कितने रूप है भाई? सामाजिक परिवर्तन के लिए 5 रूप हैं। कितने रूप हैं? 5। सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक आयु में समाज का क्षैतिज विभाजन है। यह रेमंड मूरे ने कहा है। किसने कहा है? रेमंड मूरे ने। शिक्षा और समाज का संबंध
कैसा है, घनिष्ठ संबंध है, पहले भी हमने पढ़ा इसको। विकासशील देशों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, अशिक्षित होना, शिक्षा में कमी होना, यही विकासशील देशों का कारण है। हमारे देश में भी शिक्षा का स्तर उतना नहीं जितना होना चाहिए, अगर होता तो हम भी अमेरिका जैसे डेवलप होते। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है, यह कथन मैकाइवर पेज का है। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है, मैकाइवर पेज जी का कथन है। तो यहां पर आपका जो विषय है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा पूरा कंप्लीट होता है, यानी 5 इकाइयों के मैंने यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपके सामने रख दिए। इसके बाद आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको गेस्ट पेपर्स, आपको मैराथन क्लास और बाकी चीजें भी मिल जाएंगी, तो वो जरूर देखिएगा, आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ 2023 का प्रश्न पत्र कैसा आया था, 2022 का प्रश्न पत्र कैसा आया था इस विषय का, ये भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, क्वेश्चन पेपर देख लेना, मिल जाएगा आपको। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी डीएड की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई ग्रुप है व्हाट्सएप, उन तक जरूर शेयर करना। एग्जाम सेंटर पर जरूर चैनल के बारे में बताना ताकि दूसरों की मदद हो जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।